हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कल आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था जो मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, तो मुझे अच्छा भी लगा पढ़ के। तो आप लोग ऐसे कॉमेंट्स ज़रूर किया करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला साझा कृषि ऋण पोर्टल लॉन्च किया? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट कॉमन एग्रीकल्चरल क्रेडिट पोर्टल फॉर फार्मर्स? तो ये किया गया है उड़ीसा राज्य की राज्य सरकार द्वारा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया। यह भारत का पहला ऑनलाइन कृषि ऋण सुविधा पोर्टल है। ये किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंकों से 300 से अधिक ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। तो ये जो पोर्टल है ये किसानों और बैंक दोनों को लाभान्वित करने के लिए बनाया गया है। और इससे क्या होगा, जो आवेदन की प्रक्रिया है वो थोड़ी आसान हो जाएगी, यानी ऋण मिलना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ बात है उड़ीसा की। तो मैप में देख लेते हैं एक बार उड़ीसा को। ये मैप में उड़ीसा का मैप है और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, भुवनेश्वर। तो यहाँ के जो राजधानी भुवनेश्वर है और जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, अभी हमने देखा ही, और उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, इनको हाल ही में कैपिटल फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये भी हाल ही की खबर है। और राज्यपाल यहाँ के कौन है, गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा के बारे में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हाल ही में अभी बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल की शुरुआत की गई थी उड़ीसा में ही। मो बस सेवा, ये भी उड़ीसा से ही है। सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं उड़ीसा के। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये भी उड़ीसा के राउरकेला में बनकर तैयार हुआ है। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखेंगे। और उड़ीसा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, ये जो भारत की अभी राष्ट्रपति हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, जो कि आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये भी बिलोंग करती हैं उड़ीसा से ही। और इसके पहले ये झारखंड की हालांकि राज्यपाल रह चुकी हैं, लेकिन ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा से। इसके अलावा उड़ीसा में और क्या है, हीराकुंड बांध है महानदी पे, तो वो भी कहाँ है, उड़ीसा में ही है। तो इतनी चीज़ें आप उड़ीसा से याद रखेंगे। और इसके अलावा बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में अभी एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया था पोल्यूशन की वजह से। और उत्तर प्रदेश में, यूपी में किसानों को एक विशिष्ट आईडी फार्म प्रोवाइड करने की घोषणा की गई है। मतलब एक तरीके की आईडी उनको मिल जाएगी, जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरीके की एक आईडी किसानों को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएँ मिलनी है वो ईजिली प्रोवाइड की जा सकें। और इसके अलावा गुजरात में क्या हुआ है, गुजरात में अभी फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की जो पहली सिनेमा पर्यटन नीति है 2022 वो लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड 75 प्रोजेक्ट्स बिल्ड बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का फुल फॉर्म है, इन 6 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज? तो ये किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह जो कि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। इस परियोजना में 2180 करोड़ रुपए की कुल लागत से निर्मित 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट का निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इन परियोजनाओं से रक्षा तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा। इनमें जम्मू कश्मीर में 20, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 18 और उत्तराखंड में 5 और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान अन्य सीमावर्ती राज्यों में 14 परियोजनाएं हैं। यानी कि कुल मिला के जो 2 यूटी हैं, कश्मीर और लद्दाख, इसके अलावा क्या है, 6 राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, 6 हो गए ना ये। तो इन सारे राज्यों में ये परियोजनाएं जो हैं इनका उद्घाटन किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। इसके अलावा अगर आप बाकी ऑप्शन देखें तो अमित शाह क्या हैं, तो अमित शाह होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह,
और द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने का ऐलान किया गया है? रिसेंटली बाय whom हैज़ इट बीन अनाउंस्ड टू बाय ट्विटर फॉर $44 बिलियन? तो ये अनाउंसमेंट की गई है एलन मस्क। ठीक है, तो एलन मस्क ने इसको ख़रीदा हुआ है ट्विटर को। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक तरीके की सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, आप सबको पता ही होगा, ट्वीट वगैरह मोदी जी अक्सर करते हैं, आपने देखा होगा। तो ट्विटर को इन्होंने ख़रीद लिया एलन मस्क ने। एलन मस्क का बेसिकली मानना ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके लिए ट्विटर का प्राइवेटाइजेशन करना ज़रूरी है। मतलब ट्विटर को प्राइवेट करना होगा, तभी लोग उस पर अपने व्यूज़ करेक्टली दे पाएंगे, खुल के दे पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि लोग ट्विटर पे अक्सर जैसे पॉलिटिकल व्यूज़ कोई अपने देना चाहता है किसी भी क्षेत्र में, तो वो देते हैं लोग। तो इनका मानना है कि अगर वो प्राइवेट होगा तभी लोग उस पर फ्री स्पीच दे पाएंगे, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, अपने हिसाब से लोग ओपिनियन दे पाएंगे बिना किसी दबाव के। तो इस वजह से उन्होंने इसे ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है। और कुछ समय पहले एलन मस्क ने ट्विटर की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन अब एलन मस्क के पास इसका 100% स्टेक होगा। इन्होंने सबसे पहले ट्विटर को खरीदते ही पराग अग्रवाल, जो कि इसके CEO हैं, उनके समेत कई अधिकारियों को इन्होंने हटा दिया। ठीक है, और ये ट्विटर की कब खोज हुई थी? ट्विटर को खोजा गया था 21 अप्रैल 2006 में। और भारत का जो ट्विटर है, भारत का ट्विटर अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। भारत का ट्विटर जो है उसको कहते हैं हम कू मोबाइल एप्लीकेशन को। और एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी जो है स्पेस एक्स, इसके बारे में आप याद रखेंगे कि इसकी जो एक स्टारलिंक परियोजना है वो काफ़ी चर्चे में रही है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि ये भी एलन मस्क से ही रिलेटेड है। और टेस्ला भी एलन मस्क की ही है। ठीक है, तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। इसके अलावा जेफ बेजोस की बात करें तो अमेज़ॉन के CEO हैं, आप सबको पता ही होगा। अमेज़ॉन के CEO जेफ बेजोस। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में टाटा एयरबस भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। जो ये टाटा एयरबस है ना, इसे भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसी के लिए गुजरात के वडोदरा में इसकी नींव जो है PM नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी। और लगभग 22,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसके तहत क्या होगा? C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? गुजरात के वडोदरा में। यह भारत का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। एयरक्राफ्ट में 95% जो है स्वदेशी कलपुर्जे लगाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट से गुजरात में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी में थोड़ी तो कमी आएगी गुजरात में इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए और आप क्या रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन से? देखिए छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया। अभी हाल ही में ये खबर थी, अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते होंगे तो आपको पता भी होगा। और हरियाणा में क्या हुआ है? हरियाणा के पानीपत में भारत का पहला 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है मोदी जी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, गुजरात की बात ही तो आइए गुजरात का भी हम डिस्कशन कर ही लेते हैं। देखिए गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात ने, देखिए अगर करंट से रेट करें तो गुजरात ने केंद्र के जो जल जीवन मिशन है इसके तहत 100% घरेलू जल कनेक्शन हासिल किया। अभी कल ही हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि 100% डोमेस्टिक वाटर कनेक्शन वाला जो स्टेट है वो गुजरात बन गया है। गुजरात के भावनगर में CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। और जो ये पॉलिसी है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो गुजरात बन गया है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुजरात के। तो इतना आप गुजरात से भी याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2022 मनाया गया? ऑन विच डे इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2022 वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में ये मनाया गया है 28 अक्टूबर को। एनिमेशन आप समझते होंगे 2D 3D द्विआयामी त्रिआयामी इस तरीके से कहते हैं हिंदी में। तो इसका अभी इंटरनेशनल एनिमेशन डे इसको मनाया गया है 28 अक्टूबर को। ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 50 से अधिक विशिष्ट देशों में मनाया जाता है। एनिमेशन की विशेषता की सराहना करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ बाकी ऑप्शंस भी दिख रहे हैं जो अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट डेज ही हैं। तो 27 अक्टूबर को अभी हमने पढ़ा था 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। और 10 अक्टूबर को क्या है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 5 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड टीचर्स डे। नॉर्मली नेशनल टीचर्स डे हम कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, लेकिन 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कौन सा अभियान शुरू किया है? विच कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवेज? तो भारतीय रेलवे ने अभी मेगा सुरक्षा अभियान इसका शुरुआत किया है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? अचल संपत्तियों, लोकोमोटिव्स और रोलिंग स्टॉक्स के रख रखाव से संबंधित कमियों को दूर करना। और रेलवे की बात है तो रेलवे के रेल मंत्री जो अभी हैं वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैभव। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में विनय कुमार त्रिपाठी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता मेट्रो होगी जो कि हुगली नदी के नीचे है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और रेलवे की बात है तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, जैसे कि डलहौजी के टाइम में सबसे पहले रेल चली थी डलहौजी के टाइम में। ठीक है, कहाँ चली थी? मुंबई से थाने 1853 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत अक्सर आता है एग्जाम्स में कि किस समिति की सिफारिश पे रेल बजट का जो है आम बजट में विलय कर दिया गया था? तो ये किया गया था विवेक देवरॉय समिति के सिफारिश पे, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और भारत में फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। रेल यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में है। इसका नाम बदलकर गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ये सब रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स ही हैं, तो ये सब भी आप याद रखेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए अभी आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया गया है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे करंट अफेयर्स से और कहीं ना कहीं रेलवे से रिलेटेड हैं, तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? मतलब सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन सा बना है 10वें नंबर पे? तो ये बना है अभी हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, बहुत फेमस है, अक्सर खबरों में रहता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा है सबसे बिजी 10वां? ये है तो पहले नंबर पे है अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट। ठीक है, कोविड महामारी के पहले 2019 में 14वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन अब क्या हो गया है? 10वें नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पर हर्ट्सफील्ड जैक्सन का अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका में है, वो पहले नंबर पे है, सबसे बिजीएस्ट। दूसरे नंबर पे है यूएई का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरे स्थान पे है जापान का टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में अभी तीसरा एयरपोर्ट बन रहा है, मतलब 3rd नंबर का एयरपोर्ट बन रहा है। 2 एयरपोर्ट है, तीसरा बन रहा है जिसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, और यहाँ से बाकी के ऑप्शंस अगर आप देखें तो अभी वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट जिसे चुना गया था, कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुना गया था बेस्ट एयरपोर्ट के लिए। और कोची एयरपोर्ट, तो अभी कोची एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और लेह एयरपोर्ट जो है वो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, मतलब पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया जो कार्बन न्यूट्रल है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। और एयरपोर्ट से रिलेटेड अभी हमने 2-3 दिन पहले किया था, डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा पहला नहीं है, सॉरी, डीजीसीए से लाइसेंस अभी हाल ही में मिला है
किसको? तो ये मिला है जयपुर हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। एयरपोर्ट से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड हैं सारे। कौन सी कंपनी मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू पोस्ट अर्निंग्स कॉल ऑन मेटावर्स? तो ये बन गया है RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। RIL होगा ये। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपनी दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 2022-23 की आय कॉल की कार्रवाई पोस्ट की। यह पहली बार है कि किसी कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है। मेटावर्स अर्निंग कॉल, जिसे किसी भी डिवाइस के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक स्मार्टफोन के माध्यम से भी, इसे G-Metri के साथ साझेदारी में तैयार किया गया था। ठीक है, तो देखिए मेटावर्स क्या है। अभी फेसबुक ने हाल ही में अपना नाम बदल कर मेटा कर लिया था, आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा चर्चे में था। फेसबुक ने मेटा में कन्वर्ट कर लिया खुद को। तो मेटावर्स वैसे तो बहुत वाइड टर्म है। ये एक तरीके का वर्चुअल स्पेस, एक तरीके की आभासी दुनिया है, जो आप लोग मतलब जो भी उपयोगकर्ता हैं, जो भी हम लोग नॉर्मल लोग हैं, उनको वर्चुअल रियलिटी को फील कराने के लिए इसे बनाया गया है। जैसे कि बाहरी दुनिया में हम लोग लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे ही मेटावर्स एक अलग तरीके की पूरी दुनिया ही है, जिसमें जैसे आप सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसी तरीके से आप इसमें मेटावर्स में भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसमें आप एक अवतार के रूप में एंटर करते हैं। जैसे आपने कभी PUBG खेला हो, तो PUBG में होता है ना एक अवतार होता है, तो वो खेल रहा होता है। तो उसी तरीके से आप अवतार के रूप में इसमें एंटर कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और कहीं पे भी आ जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ वर्चुअल लेवल पे होगा, वर्चुअल रियलिटी की तरह, तो आपको इसे फील कर सकें, इसलिए मेटावर्स बनाया गया है। और आने वाले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी फ्यूचर में। अभी तो फ़िलहाल इतना कुछ नहीं है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। तो अभी देख लेते हैं और रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और इसके फाउंडर हैं धीरूभाई अंबानी। स्थापना इसकी की गई थी 8 मई 1973 में। चेयरमैन और MD इसके हैं मुकेश अंबानी और देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और आप क्या देख सकते हैं जैसे TCS के बारे में, तो TCS ने अभी हाल ही में 13 लाख करोड़ की जो मार्केट वैल्यू है उसको क्रॉस करने वाली ये दूसरी कंपनी बन गई थी। पहली कौन थी? रिलायंस ही थी और दूसरी बन गई थी TCS। 13 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू क्रॉस करने वाली। और इन्फोसिस ने क्या किया, अभी हाल ही में अपने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उसको 25% तक बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में किस देश के बीच विशाखापट्टनम में सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? रिसेंटली सिम्बेक्स नवल एक्सरसाइज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन विशाखापट्टनम? तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच होने वाली नवल एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। शुरुआत इसकी हुई थी 1994 में। विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर तक सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 29वें संस्करण की मेज़बानी कर रही है। तो 26 से 30 अक्टूबर के बीच ये होगा और ये 2 चरणों में होने वाला है, या 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। तो पहला चरण जो होगा वो 26 से 27 होगा, फिर उसके बाद 28 से 30 अक्टूबर तक के बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर आप देखें जैसे सिंगापुर से जो हमारा नवल एक्सरसाइज है उसको तो हम सिम्बेक्स बोलते हैं। और अमेरिका का अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ हमारी जो एक्सरसाइज हुई थी हिमाचल प्रदेश में हुई थी, नाम था वज्र प्रहार। ठीक है, उत्तराखंड में भी हुआ था, तो उत्तराखंड में था युद्धाभ्यास हुआ था। और वियतनाम के साथ अगर आप देखें तो वियतनाम के साथ विनवेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई थी, ये हुई थी हरियाणा में। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो है संप्रीति, नाम है संप्रीति एक्सरसाइज, जो कि बांग्लादेश के साथ हमारी होती है। ठीक है, तो ये सब बांग्लादेश के साथ हुई थी, बांग्लादेश में ही हुई थी ये। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन,
हाल ही में किसे राजस्थान के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ राजस्थान रिसेंटली? तो ये किया गया है उमेश मिश्रा जी को। इनकी इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्हें नियुक्त किया गया है राजस्थान के नए डीजीपी के रूप में, उमेश मिश्रा। तो अब बात राजस्थान की है, तो आइए मैप में राजस्थान भी देख ही लेते हैं। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, पिंक सिटी जिसको हम कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना यहाँ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। गणगौर उत्सव भी अभी राजस्थान में ही मनाया गया। इसके अलावा अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई। 10 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता पार करने वाला पहला राज्य, ये कौन है? ये भी राजस्थानी। ये सारे करंट के ही हैं। और रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, ये तीनों ही यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और अगर आप बाकी ऑप्शंस यहाँ से रिलेट करें जो कि अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड है, तो अनीश दयाल सिंह क्या हैं? तो अनीश दयाल सिंह वैसे तो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इन्हें एसएसबी के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के लिए भी अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। और उत्पल कुमार सिंह ये क्या हैं? तो ये संसद टीवी के नए सीईओ बन गए हैं। और इसके अलावा के.एन. शमशीर को केरल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अब आइए देख लेते हैं आज का स्टैटिक जीके डोज। आज के देखिए, इसमें मैंने रखा हुआ है पश्चिम की ओर कुछ नदियाँ बहती हैं और कुछ पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो जाकर के कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में। और जो पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कहाँ जाती है? अरेबियन सी में यानी कि अरब की खाड़ी में। तो इसकी जो ट्रिक है, जैसे वैसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ जिनके नाम अक्सर ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते होंगे, तो जो पूर्व की तरफ बहती यानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, दामोदर और महानदी। तो इसकी जो ट्रिक है का गोद में है, ठीक है। का से कावेरी, फिर का से कृष्णा, गो से गोदावरी, द से दामोदर होगा, ये में नहीं होगा, द होगा, द से दामोदर, और है से महानदी। तो का गोद में है, ये क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ जो कि कहाँ जाकर के गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर देख लीजिए, पश्चिम की ओर जो जाती हैं। इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी है? नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती तो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लूनी। तो इसकी जो ट्रिक है वो भी बहुत आसान है। नमस्ते लंदन, बहुत ही आसान है। तो न से नर्मदा, म से माही, स से साबरमती, त से ताप्ती और लंदन यानी लूनी, ल से रिलेट कर लेंगे लूनी। तो नमस्ते लंदन जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जैसे कई बार एग्जाम में आता है कि इसमें से कौन सी नदी ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है, कौन सी पश्चिम की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर रिपीट होते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। चलिए, कल का करंट अफेयर क्या था? हाल ही में कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मिस्र में हुआ है, इजिप्ट में। हाल ही में किस राज्य ने ट्री बियॉन्ड फॉरेस्ट पहल की शुरुआत की है? तो आसाम ने की है। और हाल ही में किस दिन भारतीय सेना ने 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है? 27 अक्टूबर को मनाया है। हाल ही में किस राज्य ने महिला हितैषी पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो केरल ने की है। हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा भी बीसीसीआई ने की है, इक्वल पेमेंट की। और नासा और किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने नासा के साथ मिलके। फिर आगे है, हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ये लक्षद्वीप। हाल ही में कौन सा पेय भारत में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है? तो स्प्राइट बन गया है। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कौन सा राज्य 100% घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है, ठीक है।
और हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संगीता वर्मा को। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर अमन सहरावत बन गए हैं। और आज का प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को DGCA से लाइसेंस मिला है? रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज़ गॉट लाइसेंस फ्रॉम DGCA? इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। और आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे फिर से कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको ज़्यादा लंबी लग रही है या बहुत छोटी लग रही है, वो भी आप बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स कवर करूँ, लेकिन हर क्वेश्चन में हम डिटेल्स कवर कर भी नहीं सकते। तो जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि डीप जाना चाहिए, मैं उसमें बता देती हूँ ऑलरेडी। तो आपको कैसा लगा वीडियो, ये कॉमेंट्स में आप ज़रूर बताया करिए। मैं आप सबके कॉमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, एक एक कॉमेंट्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।